Hello everyone, in this video we will discuss about part second of chapter number 1 Constitution, why and how. Part second is about the authority of a constitution. तो सेकंड पार्ट हमारा स्टार्ट होता है पेज नंबर 10 पर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगी कि अगर आपके पास एनसीईआरटी की बुक है या एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का पीडीएफ है तो वो ओपन कर लें, और जो हम इम्पॉर्टेंट पार्ट्स इसके जहाँ पॉइंट और लाइंस हम अंडरलाइन करेंगे तो साथ साथ आप भी करते रहो, ताकि जब आप रीडिंग करोगे तो इसको अंडरस्टैंड करना आपको ईजी हो जाए। तो लेट्स स्टार्ट। द अथॉरिटी ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन। अथॉरिटी मीन्स the power or right to give order. प्रीवियस वीडियो में हमने कॉन्स्टिट्यूशन के फंक्शंस को डिस्कस किया था। तो ये जो फंक्शन हमने डिस्कस किए थे वो एक्सप्लेन करते थे कि सभी सोसाइटीज़ जो है उनके लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन का होना ज़रूरी है। But there are 3 further questions we can ask about constitutions. आगे ये 3 क्वेश्चन है, 3 पॉइंट्स हैं जो कि हम कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे। 3 पॉइंट डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशन, हाउ इफेक्टिव इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशन, इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशन जस्ट। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इन मोस्ट कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ कम्पैक्ट डॉक्यूमेंट दैट कंप्राइज अ नंबर ऑफ आर्टिकल्स अबाउट द स्टेट specifying how the state is to be constituted and what norm it should follow। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन है जो एक फर्म डॉक्यूमेंट है जो कि काफ़ी सारे आर्टिकल्स से बना होता है और स्टेट को इंस्ट्रक्शंस देता है कि स्टेट को कैसे चलाना है और कौन कौन से रूल एंड रेगुलेशन है जो कि फॉलो करने चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन रिटन फॉर्म में भी हो सकता है और अनरिटन फॉर्म में भी हो सकता है। तो जहाँ पर यूनाइटेड किंगडम की हमें एग्जांपल दी हुई है जहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन फॉर्म में नहीं है। सो वी कैन से दैट कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ डॉक्यूमेंट और सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स दैट सीक्स टू परफॉर्म द फंक्शंस दैट वी मेंशन्ड अबव। नेक्स्ट पैराग्राफ में हम देखते हैं। तो ये है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है तो उसके बाद ये क्वेश्चन आता है कि इसकी इफ़ेक्टिवनेस कितनी है, ये लोगों पर या गवर्नमेंट पर इसका इफ़ेक्ट कितना है। तो ये क्वेश्चन हैं दिए गए हैं। हाउ इफेक्टिव इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट मेक्स इट इफेक्टिव, व्हाट इंश्योर्स दैट इट हैज़ अ रियल इम्पैक्ट ऑन द लाइव्स ऑफ पीपल। तो ये सारे फैक्टर्स जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशन की इफ़ेक्टिवनेस को निर्धारित करते हैं वो हम नीचे पढ़ेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है मोड ऑफ प्रोमोगेशन। इसका मीनिंग है फॉर्मल प्रोक्लेमेशन। दिस रिफर्स टू हाउ अ कॉन्स्टिट्यूशन कम्स इनटू बीइंग, हु क्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड हाउ मच अथॉरिटी डिड दे हैव। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को किसने बनाया है और उनके पास कितनी अथॉरिटी थी, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले लीडर्स थे। इन मैनी कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशंस रिमेन डिफंक्ट बिकॉज दे आर क्राफ्टेड बाय मिलिट्री लीडर्स और लीडर्स हु आर नॉट पॉपुलर एंड डोंट हैव एबिलिटी टू कैरी द पीपल विद देम। तो कई कंट्रीज़ में जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेल हो जाते हैं। क्यों फेल हो जाते हैं? क्योंकि कई बार वो मिलिट्री लीडर्स के द्वारा बनाए जाते हैं या फिर वो लीडर्स के द्वारा बनाए जाते हैं जो कि लोगों में पॉपुलर नहीं होते, जिनको लोगों का फेथ है जो वो प्राप्त नहीं होता। तो जहाँ उनके पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती कि वो सारे सेक्शंस के लोगों को साथ लेकर चल सके। द मोस्ट सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन, जहाँ पर मोस्ट सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन में हमें इंडिया, साउथ अफ्रीका एंड द यूनाइटेड स्टेट्स, इन तीनों कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन की हमें एग्जांपल दी गई है। ये तीनों कॉन्स्टिट्यूशन इसीलिए सक्सेसफुल है क्योंकि ये पॉपुलर नेशनल मूवमेंट्स के बाद बनाए गए थे और जो लीडर इनको बनाने वाले थे वो लोगों में बड़े पॉपुलर थे और उनको लोगों का ट्रस्ट था जो वो प्राप्त था। Although India's constitution was formally created by a constituent assembly between December 1946 and November 1949, तो जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो
काफ़ी लंबा टाइम चला, दिसंबर 1946 से लेकर नवंबर 1949 तक। कॉन्स्टिट्यूशन ड्रॉ enormous legitimacy from the it was drawn up by the people who enjoyed immense public credibility, who had the capacity to negotiate and command the respect of a wide cross section of society। तो जो इंडियन लीडर थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया था, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, जे वो लीडर थे जो कि ग्राउंड लेवल से लोगों के बीच में से आए थे और इनको ब्रिटिश रूल के दौरान जो लोगों की प्रॉब्लम्स थी वो इनको पता थी। वो रियलाइज़ करते थे कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या प्रोविज़न्स होनी चाहिए ताजो लोगों की वेलफेयर ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। तो इन लीडर्स में ये कैपेसिटी थी कि वो लोगों को साथ लेकर चल सके और लोगों को ये कन्विंस करवा सके कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सेल्फ इंटरेस्ट के लिए एक इंस्ट्रूमेंट नहीं है, एक सोर्स नहीं है, बल्कि ये होल कंट्री की वेलफेयर की कंट्री के लिए बनाए जाने वाला एक डॉक्यूमेंट है। जो नेक्स्ट पैसेज है उसमें इसी पॉइंट को एलेबोरेट किया गया है। सो वी कैन से देयरफॉर द अथॉरिटी ऑफ पीपल हु एनेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प्स डिटरमाइन इन पार्ट इट्स प्रोस्पेक्ट्स फॉर सक्सेस। कि जो कॉन्स्टिट्यूशन की सक्सेस है वो इस फैक्टर पर भी डिपेंड करती है कि जो इनको बनाने वाले लीडर्स हैं, बनाने वाले लोग हैं, उनको पब्लिक की कितनी ज़्यादा सपोर्ट, कितनी ज़्यादा समर्थन या ट्रस्ट प्राप्त है। नेक्स्ट पॉइंट पर जाने से पहले हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। डिबेट ओवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग इन नेपाल। नेपाल इज़ एन एग्जांपल ऑफ कॉम्प्लिकेटेड नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग। तो 1948 से लेकर 1990 तक नेपाल में 5 कॉन्स्टिट्यूशंस को बनाया गया, बट ऑल दीज कॉन्स्टिट्यूशन वर ग्रांटेड बाय किंग ऑफ नेपाल। क्योंकि नेपाल में मोनार्की है तो किंग ऑफ नेपाल ने इन सभी कॉन्स्टिट्यूशंस को बनाया था और ये सोसाइटी के सभी सेक्शंस को एक्सेप्टेबल नहीं थे। सम ग्रुप्स इन नेपाल वांटेड टू abolish the institution of monarchy and establish republic form of government in Nepal। तो सोसाइटी के कुछ ग्रुप थे जो कि ये चाहते थे कि जो मोनार्की की इंस्टीट्यूशन है उसको ख़त्म कर दिया जाए और एक रिपब्लिक फॉर्म की गवर्नमेंट को वहाँ पर बनाया जाए। बट अदर बिलीव दैट इट मे बी यूज़फुल टू शिफ्ट टू लिमिटेड मोनार्की विद द रिड्यूस्ड रोल ऑफ फॉर द किंग। कि जो दूसरे ग्रुप्स थे सोसाइटी के, उनकी ओपिनियन ये थी कि मोनार्की को रखा जाए बट इसकी जो पावर्स है उसको डिक्रीज़ कर दिया जाए। तो जो किंग था वो खुद भी अपनी पावर्स को देने के लिए तैयार नहीं था। ही टुक ओवर ऑल पावर इन अक्टूबर 2002। तो जो सभी पावर्स थी उसने अपने पास अक्टूबर 2002 में ले ली। इसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज़ एंड ऑर्गेनाइजेशन थी जो वो उनकी डिमांड थी कि एक न्यू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को इलेक्ट किया जाए और गवर्नमेंट बनाई जाए। फाइनली अंडर प्रेशर ऑफ पॉपुलर एजिटेशन द किंग हैड टू इंस्टॉल अ गवर्नमेंट एक्सेप्टेबल टू द एजिटेटिंग पार्टीज़। तो जो प्रेशर था, एजिटेशन का प्रेशर था, उसके चलते हुए किंग को एक गवर्नमेंट बनानी पड़ी जो कि सारी एजिटेटिंग पार्टीज़ थी जो उनको एक्सेप्टेबल थी। दिस गवर्नमेंट हैज़ स्ट्रिप्ड द किंग ऑफ ऑलमोस्ट ऑल पावर्स। तो ये जो गवर्नमेंट बनी है तो इसने किंग की जो पावर्स है उनको काफ़ी हद तक लिमिटेड कर दिया है। The second point is the substantive provision of a constitution. Substantive means basic. It is the hallmark of a successful constitution that it gives everyone in society some reason to go along with its provision. एक सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन की ये फीचर होती है कि जो इस कंट्री के सिटीज़न हैं, चाहे वो माइनॉरिटी सेक्शन से बिलोंग करते हैं चाहे मेजॉरिटी सेक्शन से बिलोंग करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविज़न के आगे वो सभी इक्वल है। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड
liberty, equality, peace, security and justice. If the constitution failed to provide these things, it would not be much effective. तो थर्ड पॉइंट है बैलेंस्ड इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन। ये थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि एक सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन के लिए होना ज़रूरी है। कॉन्स्टिट्यूशंस आर often subverted not by the people but by small groups who wish to enhance their own powers. Subverted means undermine the powers. A well-crafted constitution fragment power in society intelligently so that no single group can subvert the constitution. तो जो अच्छे तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन बनाए गए होते हैं वो ये ध्यान रखते हैं कि उनको कोई सोसाइटी का सिंगल ग्रुप अंडरमाइन ना कर सके उनकी पावर है, जो उसकी कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजंस का मिसयूज़ करके अपनी सेल्फ इंटरेस्ट के लिए यूज़ ना कर पाए। वन वे ऑफ सच इंटेलिजेंट डिज़ाइनिंग ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन इज़ टू इंश्योर दैट नो सिंगल इंस्टीट्यूशन एक्वायर मोनोपोली ऑफ पावर। अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कंटेक्स्ट में देखें तो ये एग्जांपल दी गई है लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। तो ये डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस है जहाँ पर के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने ये पावर्स है जो डिवाइड की गई है। लेजिस्लेचर लॉ मेकिंग बॉडी है, एग्जीक्यूटिव लॉ को इम्प्लीमेंट करती है और जुडिशरी जो वो जस्टिस देती है। और इस इंटेलिजेंट सिस्टम को चेक्स एंड बैलेंस का सिस्टम भी बोला जाता है जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की सक्सेस के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो अनदर एस्पेक्ट है जो that a constitution must strike the right balance between certain values, norms and procedures as authoritative and at the same time allow enough flexibility in its operations to adapt to changing needs and circumstances. इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाते टाइम हमारे जो लीडर्स थे उन्होंने ये बात ध्यान में रखी कि एक बैलेंस अप्रोच अपनाई जाए जिसके द्वारा जो अगर ज़रूरत पड़े तो प्रोविज़न्स में चेंज की पॉसिबिलिटी भी हो और ऐसी चेंजेस पर लिमिटेशन भी लगे। इसीलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ डिस्क्राइब एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। तो लिविंग डॉक्यूमेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कहा जाता है। दिस अरेंजमेंट ऑल्सो इंश्योर दैट नो सेक्शन और ग्रुप कैन ऑन इट्स ओन सबवर्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये बैलेंस अप्रोच है जो वो ये भी इंश्योर करती है कि सोसाइटी का कोई भी ग्रुप है या सेक्शन है वो कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविज़न को या अपनी पावर को मिसयूज़ करके उसका फ़ायदा ना उठा सके। तो नेक्स्ट हम कार्टून देखते हैं। एक पिक्चर दी गई है। वाई डज द कार्टूनिस्ट डिस्क्राइब अ न्यू इराकी कॉन्स्टिट्यूशन एज अ कैसल ऑफ कार्ड्स? वुड दिस डिस्क्रिप्शन अप्लाई टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो इसमें 2 क्वेश्चन दिए हैं हमारे लिए। तो ये अंडरस्टूड है कि ये कैसल ऑफ कार्ड्स है कि ताश के पत्ते का एक पैलेस बनाया हुआ है। तो ये ज़ाहिर सी बात है कि ये इराकी कॉन्स्टिट्यूशन का जो स्ट्रक्चर बनाया है तो इसमें सर्वसम्मति नहीं थी। जब सद्दाम हुसैन की डेथ होगी तो उनके बाद जब जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया तो सोसाइटी के डिफरेंट सेक्शन थे वो एक दूसरे से एग्री नहीं करते थे, उनकी ओपिनियन थी जो वो डिफरेंट थी। तो ताश के पत्ते का जो भी चीज़ बनी होती है जैसे ये सिंबलाइज़ करता है कि जब चीज़ों पर सर्वसम्मति नहीं होती, ट्रस्ट नहीं होता, बिलीव नहीं होता, उनमें लोगों का बिलीव नहीं होता कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वो बहुत वीकर स्ट्रक्चर बन जाता है जो किसी भी टाइम गिर सकता है। तो सेकंड क्वेश्चन है वुड दिस डिस्क्रिप्शन अप्लाई टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग ये डिस्क्रिप्शन इम्प्लीमेंट नहीं करती क्योंकि जो हमारे लीडर हैं वो हमारी सर्वसम्मति से चुने गए थे और बहुत रिलायबल लीडर्स थे जिन पर लोग ट्रस्ट करते थे, फेथ करते थे और उन्होंने एक पब्लिक ओपिनियन का सभी सेक्शंस का, सोसाइटी के सभी जो वीकर सेक्शन या दूसरे सेक्शन थे उनका ख्याल रखा संविधान बनाते टाइम। तो कॉन्सिक्वेंट असेंबली की जो फर्स्ट सिटिंग थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और जब इंडिया की पार्टीशन हुई तो उसके बाद इसको रीअसेंबल किया गया 14 अगस्त 1947 में। तो इसके जो मेंबर्स थे वो प्रोविंशियल
लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ के मेंबर्स के द्वारा इंडायरेक्ट इलेक्शंस के थ्रू इलेक्ट किए गए थे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज composed roughly along the lines suggested by the plan proposed by the Committee of British Cabinet known as Cabinet Mission. According to this plan, हर एक प्रोविंस और प्रिंसली स्टेट के लिए उसकी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग सीट्स डिवाइड की गई। जैसे 10 लाख की अगर पॉपुलेशन है तो उसके लिए 1 रिप्रेजेंटेटिव को चुना जाएगा। तो इसके रिज़ल्ट में 292 मेंबर्स प्रोविंसेस से इलेक्ट किए गए और 93 सीट्स थी वो प्रिंसली स्टेट को अलॉट की गई। तो मेन जो 3 कम्युनिटी थी इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, मुस्लिम, सिख्स एंड जर्नल। प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स ने, हर एक कम्युनिटी के मेंबर्स ने अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुना प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के मेथड के थ्रू। ये मेथड हम आगे जो चैप्टर आएंगे उसमें डिस्कस करेंगे। द मेथड ऑफ सिलेक्शन इन केस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रिंसली स्टेट वाज टू डिटरमाइन बाय कंसल्टेशन। तो नेक्स्ट एन आर्टिकल ऑफ फेथ दिया है। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का फर्स्ट एड्रेस था एज ए चेयरमैन जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फर्स्ट मीटिंग हुई थी ऑन 9 दिसंबर 1946। ये महात्मा गांधी को कोट की गई थी और उन्होंने ये बताया था कि जो स्वराज है उसका मीनिंग है कि लोगों की विशेज़ है जो कि वो अपने फ्रीली चूजन रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं। तो ही सेड द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैड कम टू prevail largely as an article of faith in almost all the politically minded classes in the country. Well student, in second part we have discussed the authority of constitution, and in part 3rd of this chapter we will discuss about the constituent assembly. Thanks for watching.